हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। मैं उपस्थित हूँ। आइए बेटा, हम आप जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिया है और वहां हमने ये समझा था कि बेटा जी देखें, जो डेल्टा टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलैलिटी। और हम आप जानते हैं कि मोलैलिटी जो होती है ये मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट हो गया भाई। क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। इसका मतलब डेल्टा टीवी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। इसका मतलब इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टीबी क्या हो गई भाई? इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी सीपी। ठीक है, अब बिल्कुल इसी के सिमिलर एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भाई कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है कमी होना, डिक्रीज कर जाना, ठीक है, घट जाना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। अब कम कैसे होगी फ्रीजिंग पॉइंट, ये जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि फ्रीजिंग पॉइंट होती क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सिस्टम या लिक्विड स्टेट ले लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स solid state is called depression in freezing point। क्लियर हुआ बेटा? यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट और उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है भाई? इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा इसको रिकरेक्ट कर लें, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात समझ में आ गई भाई कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच liquid state and solid state are found in equilibrium। ठीक है, is called freezing point। ये बात समझ में आ गई भाई कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। इसको हमने कहा दो तरीके से हम नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक
ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं भाई कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करती हैं, उसे उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर ऐसा एक्टिविटी कंप्लीट होती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अब अगर हम इसको फर्दर डेवलप करें तो बेटा जी देखिए, मान लो हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया, तो हम आप जानते हैं क्या कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन अ लिक्विड, ठीक है, तो बेटा देखिए हम थोड़ा कंडेंस करके इस बात को लिख देते हैं कि जब हम किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, यानी जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से कम हो जाता है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ लिक्विड, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या होता है बेटा, डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। मतलब मेरा ये हुआ प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए इस बात को अब हम ग्राफिकली समझ लें कैसे होता है। तो ये है वेपर प्रेशर एक्सिस, क्या है भाई, वेपर प्रेशर एक्सिस, और ये हमने ले लिया टेम्परेचर एक्सिस। ओके, अब यहां पर बेटा देखो वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर हम रिलेशन डेवलप करते हैं। तो ये हमने ले लिया, मान लो ये प्योर लिक्विड के लिए है, किसके लिए है भाई, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। और ये हमें पता है कि जब इसी लिक्विड को लेकर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ बनने वाला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये रिलेशन यानी सॉल्यूशन के लिए जो रिलेशन है वो प्योर लिक्विड के रिलेशन के नीचे से पास होगा। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन के लिए। क्लियर हो गई बात? अब बेटा जी देखो, हमने टेम्परेचर कम करना शुरू किया, यानी प्योर लिक्विड की कूलिंग करना शुरू की। तो जब हम इसकी कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने पर वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए भाई वेपर प्रेशर कम हो रहा है लगातार टेम्परेचर कम करने के साथ। अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। अब मान लीजिए कि फाइनली जब हम यहां पर आ गए, यानी टेम्परेचर यहां से आप देखिए ये था, क्लियर हो गई बात, और यहां से जब हम यहां पर आ गए तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। मान लीजिए ये वो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम यहां से मिलाकर टेम्परेचर एक्सिस से देखें तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। क्लियर हो रही बेटा हमारी बात? तो इसी टेम्परेचर पॉइंट को हम इस प्योर लिक्विड की फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आप इस बात को जानते हैं, ध्यान से इस बात को समझें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड फ्रीज होने लगा, ये टेम्परेचर इस लिक्विड का क्या हो गया भाई, क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब आप जरा सोचिए, इस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पर होंगे, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर को और कम करें
तो तेजी से लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो भाई देखिए ये ऐसे एक कर्व हमने और यहां पर बना लिया। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के इधर तो ये लिक्विड स्टेट है और इस पॉइंट के इधर क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो इसे हम सॉलिड का कर्व यहां पर कंसीडर कर लें, ठीक है। और इस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पर हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा जी देखिए ऐसे ही हम यहां पर सॉल्यूशन का कंसेप्ट लें। टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, कम होता जाएगा। और फाइनली आप देखिए एक ऐसी पॉइंट हमें मिल गई जहां पर सॉल्यूशन भी किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। यानी इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड ही तो है। तो इस लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन यहां फ्रीज होने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा और इसलिए इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ये ओरिजिन से ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये लार्जर वैल्यू होगी और ये स्मॉलर वैल्यू हो गई। इसका मतलब जब प्योर लिक्विड में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन बना और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम हो गई। क्लियर हुआ। अब यहां पर बेटा जी देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है ये, इसको हम डेल्टा टीएफ से लिखते हैं। इस डिफरेंस को डेल्टा टीएफ से लिखते हैं और इसे कहते क्या है, कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हुआ। अब बेटा जी देखो अगर यहां पर हम ये बात कंफर्म करना चाहें तो ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी है और यही टेम्परेचर इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो इसलिए हमने यहां लिखा था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसी तरीके से यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ। तो यही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन भी होगा। तो यहां पर बेटा आप देखें कि ये जो पॉइंट है ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन भी है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन भी है। क्लियर हो गई बात। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो बेटा यहां पर हमें जानना है कि जब कोई सॉल्यूशन फ्रीज होता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में केवल ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रीजेज ओनली। हम ऐसे कह सकते हैं भाई कि ओनली सॉल्वेंट फ्रीजेज, केवल क्या फ्रीज होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट फ्रीज नहीं होता। सोल्यूट कहां जाता है, फिर सोल्यूट जाता कहां है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सॉल्वेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर हो गई। जैसे इस बात को हम यहां पर ऐसे समझ लें भाई, देखिए कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में ये गैप्स हैं, तो ये सोल्यूट पार्टिकल्स यहां पर फिल होते हैं, यहीं पर ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीज नहीं होता। ठीक है, फ्रीज केवल सॉल्यूशन में भी एक ही कंपोनेंट होता है, वो है हमारा लिक्विड यानी सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट कर लें तो हम यहां पर अगला कंसेप्ट आपके साथ शेयर करें। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लें भाई।
तो हो गया बेटा, इसे मिटा दिया जाए। ये लीजिए, ये मिटा दिया गया, इसको बर्बाद कर दिया गया, ये लुट चुका है। और अब हम इसका डिटेल्स लेते हैं। तो बेटा जी देखिए, हमें यहां पर दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझानी है, बतानी है। इनमें से पहली पॉइंट क्या है वो हम आप देखते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन ओनली सॉल्वेंट फ्रीजेज, क्लियर हुआ। अब दूसरी पॉइंट जो यहां से हमें लेनी है, देखिए वो ये है कि जब कोई सॉल्यूशन हम यहां पर फ्रीज करते हैं या कोई लिक्विड, प्योर लिक्विड भी फ्रीज होता है, तो देखिए फ्रीजिंग से ये सेंस आता है कि उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, वो कंप्रेस हो रहा है। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, जब कोई लिक्विड, वो चाहे सॉल्यूशन हो लिक्विड स्टेट में या कोई प्योर लिक्विड हो, ठीक है, जब फ्रीज होगा तो मोस्टली वॉल्यूम कंप्रेस होता है, रिड्यूस होता है, घटता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं। इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। जैसे आप देखिए, हम वाटर ले सकते हैं इसको समझने के लिए। तो भाई यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, हम लिक्विड कह दें, प्योर लिक्विड, या हम ऐसे कह दें लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, में और may not be reduced, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो कम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए भाई यहां पर एक एक्सेप्शनल केस बताते हैं, मोस्टली तो रिड्यूस ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, बढ़ता है, रिड्यूस नहीं होता है। जैसे बेटा देखो, ये हमने वाटर ले लिया, अब ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर को अगर हम सॉलिडिफाई करें यानी आइस में कन्वर्ट करें, ठीक है, ये सॉलिड हो गया, तो इस प्रोसेस में हमने किया क्या, फ्रीजिंग कर डाला, ठीक है, कूलिंग किया, ये फ्रीज कर दिया। अब जब फ्रीजिंग करते हैं तो यहां समझने की कोशिश करना कि लिक्विड वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन रफली ऐसे हम समझ लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, डिसऑर्डरनेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी इनके डिस्ट्रीब्यूट होने का यहां कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बात क्लियर हो गई। अब जब हम इसको सॉलिडिफाई करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं वो क्लोज होने लगते हैं और एक डेफिनिट पैटर्न में, एक सिस्टम में अरेंज हो करके एक डेफिनिट ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करने लगते हैं। या हम ऐसे कह दें थर्मोडायनेमिक के सेंस में कि मोर रैंडमनेस से लेस रैंडमनेस, यानी मोर डिसऑर्डरनेस से मोर ऑर्डरनेस की तरफ मूव करने लगते हैं। तो फ्रीजिंग पर क्या होगा, ऑर्डरनेस बढ़ेगी यानी रैंडमनेस घटेगी। तो जब ये सॉलिडिफाई होता है तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होने पर क्या रिजल्ट देता है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझें। इस पर कई तरीके के क्वेश्चन टाइम टू टाइम पूछे गए हैं और इसलिए मैं ये आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बेटा, वाटर मॉलिक्यूल वी शेप का होता है। किस शेप का भाई, वी, विक्ट्री वाला वी, ठीक है, यानी जय हो। तो यहां पर देखो कि ये H बॉन्ड बनाते हैं। वाटर जब भी फ्रीज होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और वी शेप होने के नाते जब ये H बॉन्डिंग के थ्रू सॉलिडिफाई होने लगते हैं तो इनके बीच में एक हेक्सागोनल शेप का गैप बन जाता है। तो यहां पर देखिए ये हेक्सागोनल, ठीक है, शेप का क्या बन गया भाई, गैप बन गया। अब इस गैप के बनने के कारण जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है
वो इंक्रीज कर जाता है। और इसलिए जब वाटर फ्रीज होता है तो वो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम शो करता है। क्या शो करता है? एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। और यहीं पर ये बात भी आप समझ सकते हैं कि मान लो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया था जिसमें सॉल्वेंट वाटर था और कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने मिला ली थी। क्या मिला लिया था भाई? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब फ्रीज होने लगा तो केवल फ्रीज क्या होगा? सॉल्वेंट, यानी हमने अगर वाटर लिया है तो वाटर फ्रीज होगा। तो ये सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट गई कहां? इसी गैप में इसकी ट्रैपिंग हो जाती है। बात समझ गए ना भाई? यानी सोल्यूट फ्रीज नहीं होती, सोल्यूट ट्रैप्ड हो जाती है। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर ये चीज आप समझ गए होंगे कि फ्रीजिंग में वॉल्यूम मोस्टली डिक्रीज करता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। कुछ केसेस हैं जहां वॉल्यूम एक्सपैंड भी होता है। कंफर्म हो गई ये बात? समझ गए? यहीं पर एक बात हम आपको और बता दें, थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है वो बेटर हो जाएगा कि बेटा अगर हम यहां पर हीटिंग प्रोसेस लें, यानी लिक्विड वाटर को हीट करें तो क्या बनेगा? वाटर वेपर्स बनेगी। और वाटर वेपर बनेगी तो बेटा यहां पर एक बार फिर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो देखिए कितना एबनॉर्मल कंडीशन यहां मिल रही है कि लिक्विड वाटर को हीट करो तो भी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम मिला, फ्रीज करो तो भी वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। तो व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ एक्टिविटी, बोथ प्रोसेसेस? तो देखिए हीट करने पर वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज करता है कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच जो डाइपोल या एच बॉन्डिंग की कंडीशन है वो वीक पड़ती है और इनका सेपरेशन हो जाता है। ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और इस तरीके से ऑक्युपाइड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जब हम फ्रीज करते हैं तो ये पास आते हैं और एच बॉन्ड बनाकर सॉलिडिफाई होने लगते हैं, जिससे हेक्सागोनल शेप का एक गैप बनता है और इस गैप के फॉर्मेशन के कारण वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो रिजल्ट सेम है इन बोथ कंडीशन, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम बट रीजन अलग है। ठीक है, यहां सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के कारण वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये बात समझ पाए? कंफर्म हुआ? ठीक है, तो इसे जल्दी से बेटा नोट कर लें तो हम आगे की बात करें। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है ना? ठीक है, माना मेरी मोहब्बत सजा है। हो गया भाई? तो आओ बेटा आगे हम देखते हैं। देखिए यहां पर इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर हम आप देखें तो राउल्स लॉ क्या कहता है बेटा? राउल्स लॉ कहता है कि जो डेल्टा टी एफ है, अभी हमने ग्राफिकल रिलेशन से पढ़ा था, क्या देखा था वहां पर? इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, समझ लें। ठीक है ना? ग्राफिकल रिलेशन में हमने देखा था कि डेल्टा टी एफ होता क्या है? डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ गए भाई? क्लियर हो गई? राउल्स लॉ कहता है कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम। ठीक है, अब मोलैलिटी ही यहां क्यों लेते हैं? ये हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो वीडियो है उसमें डिटेल बताया है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और चाहे फ्रीजिंग की बात हो या फिर बॉइलिंग की बात हो, रूम टेम्परेचर से डिफरेंट टेम्परेचर पर ये कंप्लीट होते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का व्यू लें या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो वहां पर अगर हम मोलैरिटी ले लेंगे तो क्या होगा? मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होने पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, रिजल्ट बदल जाएगा, इसलिए मोलैलिटी लेते हैं। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, कर लें। ठीक है, देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां क्या आएगा? के एफ इंटू एम।
अब देखिए बिल्कुल जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का तरीका था बिल्कुल वही पैटर्न है, वैसे ही फॉर्मूलास हैं, बस केवल सबस्क्रिप्ट बदल गया। जहां हम सबस्क्रिप्ट बी यूज करते थे बी, वहां पर अब क्या यूज कर रहे हैं एफ। ठीक है, अब बेटा जी यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए इसको फर्दर अगर हमें डिफाइन करना हो केएफ को, तो देखिए केएफ को क्या कहते हैं भाई, केएफ को कहते हैं मोलल, मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात भाई। यूनिट बिल्कुल उसी तरीके से भाई, जो केबी की यूनिट है वही इसकी है, क्या है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, और अगर हम केएफ को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 देन क्या हुआ बेटा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ। तो डेफिनीशन क्या बनी, डेफिनीशन ये बनी, ठीक है, कि हम कह सकते हैं द डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मोलल, ऑफ अ मोलल का मतलब मोलैलिटी 1 हो, of a molal solution is called KF, यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर हुआ। जैसे बेटा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम सॉल्वेंट कितना लें, इफ सॉल्वेंट इज taken as 100 grams in place of 1000 grams, then KF is called molecular depression कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा इसको, समझ में बात आ रही है ना भाई। और डिनोट किससे करते हैं, तब हम इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे हम इसको के मान लें या के एफ डैश कर लें, समझने के लिए। समझ गए ना बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें रिलेशन क्या होता है, जो आपका के एफ है, ठीक है, के एफ डैश या के आपने जो भी कंसीडर किया है वो इज इक्वल टू 10 के एफ होता है, बिल्कुल बॉइलिंग वाले कंसेप्ट की तरह। यहां तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इसे नोट कर लें जल्दी से भाई, जल्दी से नोट करें, कर लीजिए। तो फिर हम लोग अगला व्यू इसका लेते हैं। ये नोट हो गया, मिटा दिया जाए, वेरी गुड। तो बेटा जी देखिए, अब हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट केएफ की वैल्यू ना दी जाए, और ऐसे में क्या हो कि आपको केएफ निकालना पड़े, गिवन डेटा से वो डेटा देगा। उसके लिए बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं जिसका आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है, केएफ इज इक्वल टू आर एम इंटू टी नॉट एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग से है, यानी किसी सॉलिड को मेल्ट कराने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट कराने के लिए जो एंथैल्पी पर मोल हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो बेटा जी यहां पर देखिए एलिवेशन वाले कंसेप्ट से आप डिप्रेशन को कंपेयर करो तो बस बी रिप्लेस्ड बाई एफ, यहां था टी नॉट बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और यहां पर हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। समझ पाए ना भाई, हैं? सो तो नहीं गए, जगते रहो भाई, हैं? तो 1000 ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब फर्दर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसकी तरह,
बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कंसेप्ट की तरह वहां पर हमने बता दिया है। आप एक बार वीडियो देखें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि डेल्टा एच की जगह हम एंट्रोपी चेंज या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज भी कर सकते हैं। समझ पाए ना बेटा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर बेटा पूछा गया कि जो कोल्ड एरियाज हैं, जैसे आपका लेह लद्दाख है, श्रीनगर है, तो यहां पर क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है, बिलो जीरो चला जाता है, तो वाटर सॉलिडिफाई होने लगता है। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या कि जो कार रेडिएटर्स होते हैं कार के, ठीक है, उसमें वाटर भरा जाता है ना भाई कूलिंग के लिए, है? तो जो कार का रेडिएटर है वो अक्सर फट जाता है, ठीक है, बस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही जीरो के नीचे गया, वाटर टोटली किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में, फ्रीज कर गया। तो फ्रीजिंग पर वाटर एक्सपैंड होता है और एक्सपैंड होगा तो फट जाएगा रेडिएटर। ठीक, अब रेडिएटर को बचाने के लिए, ठीक है, इस लॉस को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम? एंटी फ्रीज सोल्यूशन मिक्सचर का यूज करते हैं। जो सबसे कॉमन एंटी फ्रीज सोल्यूशन मिक्सचर है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ H2O एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है भाई? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, समझ पाए ना। तो ये क्या करता है? ये जो मिक्सचर है, अगर हम इसे सेम वॉल्यूम रेशियो में लेकर मिक्सचर बनाएं, सेम वॉल्यूम रेशियो का मतलब समझ गए ना भाई? ठीक है, दोनों को इक्वल वॉल्यूम में लेकर एक मिक्सचर बनाएं तो दिस मिक्सचर एक्ट्स एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्लियर हो रही है बात बेटा? और इस एंटी फ्रीजिंग एजेंट मतलब जो हमने इसको और इसको लेकर बनाया, वाटर और इथाइलिन ग्लाइकॉल को, इस मिक्सचर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -36 डिग्री सेल्सियस है। मतलब काफी लो टेम्परेचर तक रेडिएटर, ठीक है, डैमेज होने से बच जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? तो जल्दी से इसे नोट कर लें, नोट करें। हो गया बेटा? ठीक है। अब एक और बात हम आपके साथ शेयर करें। एक बार मेंस में ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया कि रास्ट प्रोसेस में हम यहां पर कैम्फर यूज करते हैं, तो कैम्फर के यूज करने का रीजन क्या है? तो बेटा जी देखो, हम आपको बता दें कि जो कैम्फर है, कैम्फर, ठीक है, इसका जो केएफ होता है वो बहुत ही हायर वैल्यू है, 39.7। ठीक है, और जो रास्ट प्रोसेस है इसका यूज कहां है? रास्ट प्रोसेस के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं। तो जब ये हायर होगा तो हायर होने से हमें फायदा क्या हुआ? इसे जानने के लिए देखिए, हम यहां पर जो ये हमारा रिलेशन है डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी मोलैलिटी को वेट और मोलर मास के टर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल एलिवेशन वाले कंसेप्ट की तरह ही आपको लिखना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां पर ये ग्राम में है, 1000 इधर लाया, ये किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी आप देखें कि जो केएफ है, ठीक है, ये और डेल्टा टीएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। तो केएफ जितना हायर होगा सॉल्वेंट का, ठीक है, डेल्टा टीएफ ग्रेटर वैल्यू होगी, और जब ग्रेटर वैल्यू होगी तो मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। इसलिए हम रास्ट प्रोसेस में कैम्फर का यूज करते हैं, ठीक है, टू इनहैंस। अगर हमसे पूछा जाए क्यों करते हैं, तो टू इनहैंस दी एक्यूरेसी। बात समझ में क्लियर हो गई ये पॉइंट भाई? किसी तरीके की कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है।
अब देखिए नीट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन हो, ठीक है, जैसे बेटा जी देखो ये हमने वाटर लिया और यहां पर वाटर कितना ले लिया हमने 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर लिया और इसमें 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया भाई? ग्लूकोज, ठीक है। तो अब यहां पर सॉल्यूशन जो बना इसकी मोलैलिटी कितनी हो गई भाई? मोलैलिटी 1m, क्लियर। अब 1m जो मोलैलिटी यहां पर हमें मिली, अब इसी सॉल्यूशन का एक बार हम डेल्टा टीवी निकालें, यानी इस सॉल्यूशन का एक बार क्या निकालें? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी बार डेल्टा टीएफ निकालें, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करें तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है, ठीक है, कि डेल्टा टीबी लेस देन डेल्टा टीएफ होता है, यानी फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ is larger, it has larger magnitude than डेल्टा टीवी। अब बेटा जी आप जरा सोचिए कि जब सॉल्वेंट उतना ही है, सॉल्यूट उतना ही है, सब कुछ एक जैसा है, तो ये डिफरेंस आया कहां से? डिफरेंस आता है कहां से? देखिए भाई, अगर हम केबी की बात करें फॉर वाटर तो ये कितना है? 0.53 ऑलमोस्ट। और अगर हम यहां पर केएफ की बात करें फॉर वाटर तो ये है 1.86, हायर वैल्यू है, ठीक है, इसलिए ये हमें लार्जर मैग्नीट्यूड में मिलता है। तो बेटा ये बातें समझ में आई, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहां पर ये कंडीशन समझ ली। अब एक और पॉइंट यहां पर हम आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई आप प्रूफ कीजिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा जी देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलैलिटी के। और अगर ये मोलैलिटी की हम बात करें तो ये है क्या एक्चुअली? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और मोल्स का मतलब क्या हुआ भाई? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बात समझ रहे हैं ना भाई? इसका मतलब कि जब ये सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड है, ये बढ़ेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, सोल्यूट पार्टिकल्स घट गए सॉल्यूशन में तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ गए भाई? कंफर्म हुआ ना है? तो नोट कर लें भाई, फटाफट नोट कर लें, ठीक है। तो बेटा जी ये बात कंफर्म हुई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम करने हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।